हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैं हूं अरुण और आप सभी को पढ़ाता हूं कक्षा 12वीं का गणित विषय। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आप सभी विद्यार्थियों को कक्षा 7 से लेकर 12वीं तक आपके विद्यालय के समस्त विषय पूरी तरह से फ्री पढ़ाते हैं। इसके लिए किसी भी स्टूडेंट को कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं होती, ना ही आपसे ये कोई बोलते हैं कि इतने पैसे दीजिए इतना विषय पढ़ने के बाद। इन शॉर्ट, हमारा कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं है। आपको जो कुछ यहां पढ़ाया जाना है वो पूरी तरह से फ्री पढ़ाया जाना है। आइए शुरुआत करते हैं आज एक नए टॉपिक के बारे में, जो कि है आव्यूह। और आव्यूह में प्रश्नावली 3.3 यहां पर हम सॉल्व करेंगे। हम परिवर्त के बारे में इसमें बात करेंगे और सममित और विषम सममित आव्यूहों के सवाल करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। मतलब आपके सामने 3 आव्यूह हैं। परिवर्त ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना होता। हम जैसे पहले वाले उदाहरण में मैं आपको बताता हूं, परिवर्त में कुछ नहीं करना होता। जो पंक्ति है उसे स्तंभ बना दो, जो स्तंभ है उसे पंक्ति बना दो। यहां एक स्तंभ है तो इसे बना दो पंक्ति। मतलब ये 2 1/2 या 5 1/2 कुछ इस प्रकार से हो जाएगा और -1 यहां ऐसे हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। दूसरे वाले परिवर्त का मतलब ये होता है, अपन डिस्कस कर चुके थे। परिवर्त में क्या करते हैं हम लोग, पंक्ति की जगह स्तंभ बना देते हैं, स्तंभ को पंक्ति बना देते हैं। यहां पर जैसे मैं दूसरे वाले में बात करूं तो ये जो पंक्ति है इसे बना दूंगा मैं ऐसा स्तंभ, मतलब 1 और -1। ये जो पंक्ति है इसे बना दूंगा मैं ऐसा स्तंभ। नेक्स्ट है तीसरा। ये पंक्ति को मैं ऐसा स्तंभ लिखूंगा 1 5 और 6, -1 5 और 6। यहां से मैं इस पंक्ति को लिख दूंगा √3, दूसरा स्तंभ बना दूंगा, और इस पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दूंगा। इस प्रकार से तीसरा भी खत्म। तो सिंपल सिंपल सवाल थे तो यार। चलो अगला है, यदि a तथा b ऐसे हैं तो सत्यापित कीजिए कि a + b' बराबर a' + b' और a - b' बराबर a' - b'। तो इस केस में पहले अपन a' और b', a' b' का मतलब परिवर्त ही होता है ना। a' का मतलब है a का परिवर्त। परिवर्त को अंग्रेजी में ट्रांसपोज कहते हैं। तो अगर सबसे पहले a' के बारे में बात करें, बड़ा सिंपल है निकालना यार। ये पंक्ति को ऐसे लिख दो -1 2 3। ये पंक्ति को फिर ऐसे लिख दो दूसरी जगह से 5 7 और 9। और ये पंक्ति -2 1 और 1। उसी तरह अगर मैं b' के बारे में बात करता हूं तो ये b' -4 1 और -5, 1 2 और 0 और 1 3 और 1। ये हो चुका b'। अब a' + b' तो अपन निकाल लेंगे, a + b और a - b भी निकाल ले, है ना। फिर इनका डैश भी निकालना पड़ेगा वैसे। ठीक है, करते हैं। चलो तो यार एक काम करते हैं, a' + b' और a' - b, मतलब इतने सारे निकालने यहां संभव है भी नहीं, समझ लेना, बोर्ड नए की जरूरत पड़ेगी। तो अगर मैं यहां पर a' + b' निकाल लूं कि a' + b' कितना आया इन दोनों को सॉल्व करने के बाद, तो -1 -4 5 1, मतलब इनको जोड़ते रहना है। 2 अवयव को जोड़ते कैसे, उनके जो अवयव है उनको आपस में जोड़ते जाओ। -1 -4 5 1 और -2 1, तो ये मिलेगा -5 6 और -1, 3 9 और 4, तो 3 9 और 4। उसी तरह -2 इन दोनों से 9 और 2, तो -2 9 और 2। डन है। अब अगर a' - b' के बारे में बात करूं तो a' - b' कैसे होगा, माइनस कर दो इसमें से इसको यार, है ना। -1 -4 तो 3 बचेगा, क्योंकि -4 तो प्लस हो जाएगा। 5 - 1 तो बचेगा 4, और -2 - 1 -3, -2 - 1 2 - 1 1, 7 - 2 5, और 1 - 3 -2।
3 माइनस 5 तो ये हो जाएगा 8, 9 माइनस 0 9 और 1 माइनस 1 0। ये a डैश माइनस b डैश है। फाइन, अब मुझे a प्लस बी डैश भी कर लेना चाहिए। a प्लस बी और a प्लस बी डैश निकाल लेते हैं अलग से, है ना। तो खैर अभी इनकी आवश्यकता नहीं है। a डैश प्लस बी डैश चाहिए था, वो हमने देख लिया, और a डैश माइनस बी डैश भी देख लिया। फाइनली हमने ये दोनों चीजें कैलकुलेट कर ली है। मैं इसे हटा सकता हूं क्योंकि वहां पर इस जानकारी को पूरे को लिखना थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। ये लिखना है परीक्षा में, ऐसा नहीं कि इसको हटा देना, तो लिखा नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं a प्लस बी निकालता हूं तो a प्लस बी कितना, a प्लस बी दोनों अवयव को जोड़ दो यार, -1 -4 -5 3 और -2, यहां से जुड़ेगा तो 6 9 और 9, यहां से जुड़ेगा तो -1 4 और 2। अगर मैं इसका डैश निकाल लूं यहीं पर, a प्लस बी डैश बराबर, इसका डैश निकालने का मतलब इसकी पंक्ति को स्तंभ बना दो। ये पंक्ति को ऐसे लिख दो तो -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। तो आप देख सकते हैं, अगर आप इसे समीकरण 1 कहते हैं, इसे समीकरण 2 कहते हैं और इसे समीकरण 3 कहते हैं, है ना। तो मैं लिख सकता हूं 1 एवं 3 से आपको ये चीज दिख गई होगी कि 1 एवं 3 दोनों अवयव बराबर हैं। अगर बराबर है तो a प्लस बी डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश। पहली जानकारी समाप्त, मतलब पहला जो प्रूफ था वो कर दिया। अगर मैं a माइनस बी निकालूं तो ये भी तो निकालना है ना, इसका भी तो डैश निकालना पड़ेगा। a माइनस बी, इसमें से इसे घटाओ, -1 में से -4 गए तो -3, 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 5 गए तो 8, -5 गए तो 8 ना, 5 में से 1 गया तो 4, 7 में से 2 गए तो 5, 9 में से 0 गए तो 9, -2 में से -1 गया तो -3, 1 में से 3 गया तो -2, 1 में से 1 गया तो 0। अब इसका डैश कैसे निकालेंगे, तो a माइनस बी का डैश बराबर -3 1 और 8, इस पंक्ति को स्तंभ बना दो। डैश का मतलब परिवर्त का मतलब 4 5 और 9 और -3 -2 और 0। ये चौथी समीकरण आप कह सकते हैं। क्या आप दूसरे और चौथे को समान बता सकते हैं? वेट a माइनस बी, नहीं a माइनस बी, यहां माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, बस थोड़ा सा करेक्शन है, क्योंकि 1 में से -4 होंगे तो +4 हो जाएंगे, तो 1 + 4 हो जाएंगे 5 के, अब 3 के बराबर। बाकी सब कुछ समान है, ये और ये दोनों समान है, तो मैं कह सकता हूं कि 2 एवं 4 से क्या कह सकते हैं, 2 एवं 4 से कि a माइनस बी का डैश a डैश माइनस बी डैश होता है। इस प्रकार से ये प्रश्न यहां पर समाप्त हो जाता है। मतलब मैं इसे, वो जो बाद वाला a डैश और b डैश हमने निकाल के मिटाया ना, वो इसलिए कि मुझे वहां जाना पड़ता, बैक जाके नई स्लाइड पे वो सब करने में कैलकुलेशन वाली प्रॉब्लम ज्यादा होती, बस उससे बचने के लिए। खैर, प्रश्न यहां पर समाप्त हो चुका है, अपन बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 3, यदि a डैश और b ऐसे दिए हो तो सत्यापित कीजिए कि a प्लस बी डैश, मतलब वही सब चीजें यार। आपको प्रश्न में एक चीज गौर करनी है। क्या गौर करनी है कि a डैश दिया है, b तो दिया है, लेकिन a का डैश दिया हुआ है। अब अगर a का डैश दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको a की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी निकालने के लिए a की आवश्यकता तो है। तो अगर ऐसा है तो क्या मैं यहां पर कह दूं कि a का डैश निकालने के लिए मुझे पता है कि अगर मैं a के डैश का फिर से डैश निकालूं तो वो a आ जाएगा। हां, अगर ऐसा करूंगा तो a नाम का जो अवयव है वो बड़े सिंपल तरीके से ये वाले स्तंभ को पंक्ति बना दो, 3 -1 0, ये वाले स्तंभ को फिर से पंक्ति बना दो, ये a आ जाएगा। और मुझे b का डैश भी चाहिए, क्योंकि सिर्फ b से काम नहीं होगा, b का भी डैश निकालना पड़ेगा। तो मुझे b का डैश निकालना है तो b का डैश भी निकाल लेते हैं। यहां पर
बी का डैश, -1 2 1, तो -1 2 1 1 2 3, 1 2 और 3। अब ए बी, ए का डैश बी का डैश तीनों आपके पास है, परिवर्त भी है और अवयव भी है। अब आपको पहले को सिद्ध करने के लिए a प्लस बी डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश चेक करना है। तो a प्लस बी निकाल के उसका डैश निकाल लेते हैं और a डैश प्लस बी डैश हम निकाल लेंगे। हमारे पास a डैश भी है और b डैश भी है, तो आइए a प्लस बी निकालते हैं। a प्लस बी, a ये है, b ये है। अगर दोनों को जोड़ा जाए तो 3 और -1 जोड़ रहे हैं ना, अभी घटा नहीं रहे हैं। 3 में -1 जोड़ना 2 रिजल्ट देगा, -1 में 2 जोड़ना 1 रिजल्ट देगा, ये भी 1 दे देगा। यहां पर 5 4 और 4। उसी प्रकार से अगर मैं a माइनस बी निकालता हूं तो a माइनस बी भी बड़ी आसानी से निकल जाएगा। -a माइनस बी, 3 माइनस -1 4, -1 -2 -3, 0 -1 -1, 4 -1 3, 2 -2 0, 1 -3 -2। अब उसके बाद a प्लस बी और a माइनस बी निकालने के बाद आपको a डैश और b का डैश भी निकालना है, मतलब वो तो निकल चुका है, ठीक है। अब इनका डैश भी निकाल लेते हैं, दैट a डैश या a प्लस बी का डैश, मतलब a प्लस बी का परिवर्त कैसे निकलेगा। इसे बना दो पंक्ति, मतलब इस पंक्ति को स्तंभ, इस पंक्ति को फिर से स्तंभ, इसे आप समीकरण 1 कह सकते हो, ठीक है। और यहीं पर मैं a प्लस बी का या a माइनस बी का डैश भी निकाल लेता हूं, a माइनस बी का डैश, a माइनस बी ये है, तो 4 -3 -1, उसके बाद 3 0 और -2, इसे आप समीकरण 2 कह सकते हैं। अब उसके बाद अगर मैं a प्लस बी का डैश, ये भी जोड़ना ही पड़ेगा ना, तो a प्लस बी का डैश भी पता करना है, a डैश प्लस बी डैश, सॉरी। अब a डैश और b डैश का मतलब है a डैश और b डैश को जोड़ा जाए। a डैश यहां पर सवाल में दिया था, b डैश ये है, 3 और -1 मिला के 2, 4 और 1 मिला के 5, ठीक है। -1 और 2 मिला के 1, 2 और 2 मिला के 4, 1 और 0 मिला के 1, 1 और 3 मिला के 4, है ना, ठीक है। और यहीं पर a डैश माइनस बी डैश भी निकाल लेते हैं। a डैश में से b डैश घटाना है, 3 माइनस -1 4, 4 -1 3, -1 -2 -3, 2 -2 0, 0 -1 -1, 1 -3 -2, इसे आप समीकरण 3 कह सकते हैं, इसे 4 कह दिया। चलिए 1 बाय 1 अपन चीजों को सिद्ध कर देते हैं। समीकरण 1 एवं 3 से देखो, समीकरण 1 और 3 में जो दोनों अवयव लिखे हैं बराबर है क्या, ये अवयव और ये अवयव बराबर है, तो मैं कह सकता हूं ना कि यहां पर a प्लस बी का डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश, या a प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, या a प्लस बी का परिवर्त बराबर a का परिवर्त प्लस b का परिवर्त होता है। साथ ही साथ में यहां पर भी बात कर लेता हूं समीकरण 2 एवं 4 से। तो अगर 2 एवं 4 से बात करो तो 2 और 4 भी बराबर ही है, कोई अंतर नहीं है, a डैश माइनस बी डैश, तो क्या मैं कह सकता हूं a माइनस बी का डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश। प्रश्न समाप्त, बिना किसी समस्या, बिना किसी दिक्कत, बिना किसी रुकावट के। क्लियर है क्या? आई होप देयर इज नो इशू। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं यार। चलिए प्रश्न नंबर 3 भी समाप्त है। प्रश्न नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया है कि यदि a डैश प्लस b दिया है तो a प्लस 2b डैश निकालिए। अब यहां पर सवाल को समझो थोड़ा सा, आपको दिया है a प्लस 2b डैश निकालने का,
तो सबसे जरूरी बात है कि प्रश्न में आपको ए डैश दिया है और बी दिया है, तो इसको निकालने के लिए आपको एक चीज तो यह कि सर ए पता होना चाहिए, ए निकालेंगे, फिर उसमें बी का डबल करके जोड़ेंगे, फिर उसका डैश निकालेंगे, करेंगे तो यही ए निकालेंगे क्योंकि ए का डैश दिया है तो ए निकालना पड़ेगा, फिर उसमें बी का डबल गुणा करना पड़ेगा। बात समझ में आई? और इतना करने के बाद उसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। बड़ी दिक्कत की बात है। खैर, इस दिक्कत को मैं आसानी से सॉल्व कर सकता हूं। आपको निकालना है a प्लस 2b का डैश। तो क्या इसे ऐसा लिखा जा सकता है क्या कि ये a डैश प्लस 2b का डैश होता है? अरे छोटा सा फॉर्मूला था अपने पास, a प्लस b का डैश बराबर a डैश प्लस b डैश। और यही a प्लस 2b डैश को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a डैश प्लस ये 2 को बाहर निकाल के b डैश। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके लिए भी एक फॉर्मूला था कि यदि k के साथ a का डैश करना है तो वो k a डैश के लिए होता है, जहां k एक अचर संख्या होती है। अचर मतलब कोई भी कांस्टेंट, जैसे यहां 2 है। तो इसको निकालने से बजाय आप इसको निकालिए, ये सरल पड़ेगा क्योंकि a डैश तो दिया ही हुआ है, सिर्फ b डैश निकालना है, उसके बाद जोड़ घटाओ गुणा भाग है यार। तो चलिए b डैश में यही निकाल के देता हूं आप लोगों को। b डैश बराबर, इस पंक्ति को स्तंभ बनाओ तो -1 0, इस पंक्ति को स्तंभ बनाओ 1,2। अब सवाल के हिसाब से आपको चाहिए a प्लस 2b डैश, जिसे आपने a डैश प्लस 2b डैश तो लिख दिया है। अब a डैश आपके पास है, b डैश आपके पास है, तो क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हैं कि a डैश हमारे पास दिया हुआ था सवाल में, मैंने लिख दिया उसका प्रयोग करके, प्लस 2 बाहर है, और b डैश -1 1 0 और 2। अब ये 2 का तो अंदर गुणा करना ही पड़ेगा, है ना? तो अगर 2 का अंदर गुणा करोगे तो 2, ये वाला तो अभी कांस्टेंट है, इसको तो अपन छेड़ नहीं रहे बिल्कुल भी। अब इनको जोड़ लो यार, क्या आता है ना? 2 और -2 -2 मिला के -4, 3 और 2, 3 और 2 मिला के 5, 1 और 0 मिला के 1, 2 और 2 मिला के 4। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न समाप्त होता है, सिंपल, बिना समस्या के। डन है? चलो प्रश्न नंबर 5। वाओ। ए तथा बी दो अवयव के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश। और यहां पर बड़े पंगे हैं, मतलब इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है क्योंकि ए और बी आपको स्तंभ और पंक्ति अवयव के रूप में दिए हैं, तो थोड़ा सिंपल है कैलकुलेशन। देखो, दोनों केसेस में अगर आप ए की कोटि निकालें, अब गुणा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले ए की कोटि निकलेगी, तो ए की कोटि कितनी है सर? ए में ना ऐसे जोड़ेंगे तो 1 2 और 3, तो 3 तो पंक्तियां हैं, स्तंभ एक पूरा का पूरा। और अगर मैं बी की कोटि निकालने जाऊं तो यहां पर बी की कोटि, बी की कोटि में ये पूरी की पूरी एक पंक्ति, ऐसे 3 स्तंभ, तो ऐसे 3 स्तंभ है और कोटि एक है, ठीक है। अगर आप ए बी की कोटि, क्योंकि ए और बी दोनों को गुणा करना पड़ेगा, तो इस केस में ए बी की कोटि कितनी आएगी? ए बी की कोटि का मतलब है ये दोनों चूंकि बराबर है तो ये दोनों आ जाएंगे, तो 3 क्रॉस 3। अब हम ए बी निकालने की तरफ जा रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि ए बी का डैश निकालना है, फिर उसके बाद बी का डैश और ए का डैश निकाल के गुणा करना है। तो चलिए पहले ए बी निकालते हैं। ए बी 1 -4 3, बी -1 2 और 1, इस 1 का इन तीनों में गुणा करो, सीधी सीधी बात है, ये पंक्ति ये स्तंभ, 2 1, -4 का 4
-8 और -4, -3, 6 और 3 है ना। ये गुणा हो गया। पहले तो क्या करना होता है, ये पंक्ति एक, ये स्तंभ, तो इन दोनों से एक अवयव बनेगा, इन दोनों से और इन दोनों से, ये तीनों से अवयव बन गया एक। सिंपल है वैसे ये। और अगर मैं यहीं पर इसका डैश निकाल लूं तो मतलब थोड़ी बहुत समस्या मेरी खत्म हो जाएगी। अगर मैं ए बी का डैश यहीं पर निकाल लूं, -1, 2, 1, 4, -8, -4, -3, 6 और 3। क्लियर है? चलो ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन आप इसे बोल सकते हैं। सेकंड में अगर मैं बात करूं तो अब मैं ए बी डैश और ए डैश भी निकालने जाऊंगा। तो मुझे सबसे पहले बी डैश निकाल लेना चाहिए। बी डैश का मतलब क्या है, बी डैश का मतलब ये जो पंक्ति आव्यूह है ये स्तंभ में बन जाएगा। और ए डैश का मतलब क्या है, ए डैश का मतलब ये जो स्तंभ आव्यूह है ये पंक्ति में बन जाएगा। 1, -4 और 3। क्लियर है? तो अगर मैं यहां पर बी डैश ए डैश निकालने की तरफ बढ़ता हूं, -1, 2 और 1, और उसके बाद 1, -4 और 3। इस -1 को इन सभी में गुणा करना पड़ेगा। तो -1, 4 और -3, इस 2 का इन सभी में गुणा करना पड़ेगा तो 2, -8 और 6, 1 का इन सभी में गुणा करना पड़ेगा तो 1, -4 और 3। वेट, क्या हमने कुछ गलत किया? हाँ, शायद गलत क्यों किया उसके पीछे का कारण भी हमें पता होना चाहिए। वेट, मतलब शायद मेरे हिसाब से कुछ तो यहाँ गड़बड़ है जो हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। बी डैश और ए डैश, मतलब कैलकुलेशन में चीज़ें तो काफ़ी अलग ही आ रही है हमारी। इनकी और हमारी जो आंसर है वो फाइनल अलग आ रहा है। ए बी का डैश तो इतना है हमारा, इनका तो अलग जा रहा है। अगर मुझे बी के डैश में ए का गुणा करना है तो मतलब मैंने कहीं ना कहीं गलती की है। एक बार फिर से चेक करते हैं। बी का डैश भी सही है, ए का डैश भी सही है, और यहां पर ए बी, ये ए था ये बी था, तो ए बी ऐसा आया था, बिल्कुल सही था। और उसके बाद ये भी सही था, और उसके बाद मुझे यहां पर कैलकुलेशंस करने थे, ये भी ठीक है। सो -1 ये भी चलेगा, यहां पर आएगा -1, 4 और 3। बी डैश ही तो अपन पहले कर रहे हैं यार, इसमें चिंता की तो कोई बात नहीं है। मैं बी डैश को पहले लिख रहा हूं, उसके बाद ए डैश को बाद में लिख रहा हूं। ए डैश बाद में है, बी डैश पहले है। चलिए एक बार फिर से कैलकुलेट करके देखते हैं। ये 3 इसमें गुणा होगा तो -3, यहां गुणा होगा तो 6, यहां गुणा होगा तो 3। करेक्ट है, मतलब ये वाली पंक्ति भी करेक्ट है। पहली पंक्ति से ही समस्या आ रही है कि ये 1 को आप इसमें गुणा करेंगे। ए का मान ये है और बी का मान ये है, ठीक है। और आपको ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश सत्यापित करना है, जो कि होता भी है, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो बी डैश अपन ने ये निकाला है 1, 2 और -1, ए डैश निकाला है 1, -4 और 3। क्लियर है? तो चलो कैलकुलेट करके देखते हैं एक बार फिर से। अगर ऐसा है तो अरे हाँ, गलती हमने क्या की है, गलती सबसे बड़ी हमने यही की है ए बी डैश निकालने में। ए बी डैश को मैंने निकाला ही कहाँ है, इसे तो पंक्ति में लिखना था ना, -1, 2 और 1, ये 4, -8 और -4, और यहां पर -3, 6 और 3। ये जो पंक्ति है वो स्तंभ बनेगी, ये पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये पंक्ति तीसरा स्तंभ। अब सही है हमारा कैलकुलेशन, मतलब ये सही था, वो भाई साहब गलत थे। -1 का इन सभी में गुणा तो -1, 4 और -3, 2 का इन सभी में गुणा तो 2, -8 और 6, 1 का इन सभी में गुणा तो 1, -4 और 3। अब आप देख लो समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या सब कुछ बराबर है? क्या समीकरण 1 और 2 से 1 एवं 2 से क्या मैं लिख सकता हूं ये दोनों बराबर है? बिल्कुल बराबर है। तो ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश, और यही आपका फाइनल आंसर है। बिना किसी समस्या के आप इसको सही मानकर आगे बढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 यहां पर प्रश्न नंबर 5 का पहला भाग समाप्त होता हुआ अभी दूसरा बाकी है। दूसरे भाग में आपको ए और बी दिया हुआ है, लगभग वैसा ही है, बस वेरीफाई करना है। तो देखो ए और बी क्या क्या दिया हुआ है।
ए और बी की एंट्रीज चेंज हो जाएगी, बाकी सब तो सेम रहेगा यार, है ना। ए बी डैश भी ऐसे ही आएगा जैसे आपको करना है, मतलब इसमें तो चूंकि पूरा ही फिर से लिखना है तो क्या दिक्कत है, बस ए बी डैश बदलेगा, बाकी ठीक है। कहानी सेम है, कोटि वाली कहानी भी सेम है, दोनों की कोटि भी समान है ना, मतलब चेंज नहीं हुआ कुछ। 0 1 2 और यहां पर 1 5 और 7। अगर मैं बराबर करता हूं यहां पर तो 0 का इन सभी में गुणा 0 0 0, 1 का इन सभी में गुणा 1 5 और 7, 2 का इन तीनों में गुणा 2 10 और 14। अब इसी का डैश अगर निकालने जाओगे ए बी का डैश तो बहुत आसान चीज है, वो कोई बहुत बड़ी चीज यहां पर वो है नहीं। ए बी का डैश बराबर 0 0 0 पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 5 7 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 10 और 14 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। आपने इसे समीकरण 1 कह दिया। अब यहीं पर आपको बी डैश और ए डैश भी निकाल लेना चाहिए। बी डैश 1 5 7 स्तंभ में लिखे जाएंगे और ए डैश 0 1 और 2 पंक्ति में लिखे जाएंगे। ठीक, तो अगर मैं यहां पर बी डैश का ए डैश निकालना चाहूं, मतलब बी डैश का गुणा ए डैश के साथ, यहां पर मैं डैश बोल रहा हूं, वास्तव में इसे परिवर्त कहा जाता है। क्या कहते हैं? परिवर्त। परिवर्त मतलब ट्रांसपोज। 1 का इन तीनों में गुणा तो 1 2 1 0 1 2, 5 का इन तीनों में गुणा तो 5 और 10, 7 का इन सभी में गुणा तो 0 7 और 14। क्या 1 और दोनों समान है? बिल्कुल समान है। तो मैं फिर से कह सकता हूं कि 1 एवं 2 से ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश। क्लियर है यार? बिना कोई समस्या परेशानी के आप इसे बराबर कह सकते हैं। डन है? चलिए डन है तो फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 काफी कैलकुलेटिव सवाल है। ऐसा सवाल अपन कर चुके हैं, अगर आपको पता हो तो। ए कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इस केस में आपको दिखाना है कि ए डैश का ए आई के बराबर होगा। आई मतलब यहां पर तत्समक आव्यूह है, और सेम दूसरा भी है, ज्यादा कुछ परिवर्तन है नहीं। साइन की जगह कॉस और कॉस की जगह साइन लिख दिया है ना। एक बार देखो फटाफट ट्राई करके। तो भाई साहब सवाल में कुछ आपको दिख रहा है, वो है त्रिकोणमिति। देखिए आव्यूह तो है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन त्रिकोणमिति भी साथ में। और उसके अलावा एक चीज दी है कि आपको ये चीज सत्यापित करनी है कि यदि ए को उसके परिवर्त के साथ या ट्रांसपोज के साथ गुणा किया जाए तो वो आई के बराबर आता है। अब यहां सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम एक लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। पहली बात तो यह है। दूसरी ये आई का मतलब क्या है, तो आई के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, यह सवाल में लिखा नहीं होता। हो सकता है ये चीज सवाल में लिखी हो सकता है ये चीज सवाल में ना लिखी हो। ये टोटली आपकी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है, ये इस पर निर्भर करता है कि आपको ये पता है कि आई क्या है। हालांकि एक सेफ्टी पर्पज से सवाल में लिखा जाता है कि आई एक तत्समक आव्यूह है, जिसकी या फिर यूं कह सकते हैं कि जो ए की कोटि का ही है। तो आव्यूह आई जो है वो तत्समक आव्यूह है। पहली बात तो ये, जिसे अंग्रेजी में आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हो। और इसकी अगर मैं देखूं तो इसे इस प्रकार से लिखा जाता है 1 1 0 0। ऐसा क्यों? इतना छोटा क्यों लिया? क्योंकि ए के अंदर भी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है, वैसे ही यहां पर भी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ लेने। जितनी ए की कोटि उतनी आई की कोटि। अगर ए 3 कोटि का होता तो अपन 3 कोटि का लेते। चलिए खैर, बात यहां से शुरू होती है। कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो प्रश्न नंबर 1, ये ए है
और आपको सिद्ध करना है a के परिवर्त में a का गुणा। देखो सवाल में यह दिया है a डैश के साथ a का गुणा बराबर i, तो क्या करना पड़ेगा, a डैश निकालना पड़ेगा, मजबूरी है। तो a डैश निकालने के लिए क्या करोगे, a को पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति बना दोगे। तो a डैश कुछ इस प्रकार से, ध्यान से देखो, ये पंक्ति स्तंभ बन जाएगी, मतलब ये cos अल्फा sin अल्फा ऐसे लिख दो। तो ये तो हुआ cos अल्फा और ये sin अल्फा, ये पंक्ति को फिर स्तंभ तो माइनस sin अल्फा और cos अल्फा। अब अगर मैं a के डैश में a का गुणा करूं तो i आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अगर मैं a के डैश में a का गुणा करता हूं तो देखो सीधी सीधी बात है, a डैश का अगर a में गुणा किया जाए तो a डैश आपके सामने देखो, पहले जो है ना उसे पहले लिखना। आव्यूह के गुणा में इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि आव्यूह में a का b में गुणा जरूरी नहीं है कि b में a के गुणा के बराबर हो, हम ये डिस्कस कर भी चुके हैं। ऐसा भी हो सकता है कि a का b में गुणा संभव हो लेकिन b का a में गुणा संभव ही ना हो सकता है कि दोनों संभव हो बराबर ना हो भी सकता है बराबर हो जाए, है ना। हम ये नहीं बोल सकते कि हमेशा ऐसा होगा, जैसे 5 का 4 में गुणा 4 का 5 में गुणा बराबर होता है, लेकिन आव्यूह में ऐसा नहीं होता, है ना। खैर हम यहां पर लिखेंगे पहले cos अल्फा, हमने लिखा cos अल्फा, ठीक है, उसके नीचे sin अल्फा, हमने लिखा sin अल्फा, यहां पर लिखा माइनस sin अल्फा, मैंने लिखा माइनस sin अल्फा, यहां पर लिखा cos अल्फा, मैंने लिखा cos अल्फा, ठीक है। उसके बाद cos अल्फा sin अल्फा, तो cos अल्फा sin अल्फा यहां पर, और उसके बाद माइनस sin अल्फा cos अल्फा। कैसे करेंगे गुणा, ये गुणा करना आता है आप लोगों को, उम्मीद है आता है, नहीं आता है तो देख लो कैसे करना है। देखो एक बात बताता हूं मैं, आज जो समस्या है ना वो बता देना कमेंट बॉक्स में। अगर वो समस्या इकट्ठी करते रहोगे ना तो बहुत बड़ी हो जाएगी। वैसे ही जैसे हमारे मान लीजिए शरीर में कोई छोटी सी फुंसी हो गई तो हम उसे नेग्लेक्ट करते जाए तो बहुत बड़ी हो जाती है वो। तो डाउट अपने दिमाग में जो रहता है ना वो हमेशा चलता रहता है, तो डरो मत, बिना डरे डाउट पूछ सकते हो, इसमें कोई आपको परेशान करने नहीं वाला है। और हाँ, अगर डाउट क्लियर हो रहे हैं तो इन सवालों को एक बार खुद से करके देख लेना। यहां एक एक सवाल तो मैं हल करा रहा हूं, लेकिन उसके बाद भी आपको परीक्षा में खुद ही करने, तो आपको एक बार खुद से भी हल करके देख लेना चाहिए। अगर आप एनसीईआरटी को पूरा हल कर देते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आप एग्जाम्पलर को सॉल्व करो या मत करो, ये बात की बात है, मतलब ये आगे की कहानी है, लेकिन एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है, चाहे आप किसी भी बोर्ड के हो। तो देखिए, अगर मैं इस cos अल्फा को बेसिकली क्या गुणा करना होगा, ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ, तो cos अल्फा का cos अल्फा में गुणा cos का वर्ग अल्फा, बिल्कुल बात सही है। यहां तो मिलेगा cos का वर्ग अल्फा। अभी दूसरा अवयव बचा है sin अल्फा, इन दोनों का गुणा, तो sin अल्फा का sin अल्फा में गुणा sin का वर्ग अल्फा, पहले के आगे माइनस है दूसरे के आगे माइनस है, तो माइनस माइनस हो गए प्लस, तो यहां पर मिलेगा प्लस sin का वर्ग अल्फा। आगे कहानी। अभी दूसरे अवयव के लिए क्या करेंगे, दूसरे अवयव के लिए हम इसी पंक्ति को ये स्तंभ से गुणा करेंगे। cos अल्फा sin अल्फा से गुणा होगा, तो यहां पर आपको मिलेगा cos अल्फा sin अल्फा, लेकिन यहां माइनस sin अल्फा cos अल्फा से गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस cos अल्फा sin अल्फा। बोलो यार। अब उसके बाद sin अल्फा को, अभी देखो ये पंक्ति का काम हो चुका है खत्म, क्योंकि उसके बाद वहां कोई स्तंभ बचता नहीं है, यहां पर कोई भी स्तंभ नहीं बचा, बिल्कुल बात सही है। उसके बाद में इधर गया, यहां पहुंचा, तो sin अल्फा का cos अल्फा में गुणा, तो ये मिलता है sin अल्फा cos अल्फा, cos अल्फा का माइनस sin अल्फा में, तो माइनस sin अल्फा cos अल्फा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये वाले स्तंभ पर पहुंचेंगे, तो sin अल्फा का sin अल्फा में गुणा sin का वर्ग अल्फा, बिल्कुल बात सही है, और cos का cos में गुणा cos का वर्ग अल्फा। ओके सर जी, अब छोटी छोटी बातें आपको पता ही है क्या, कि sin का वर्ग अल्फा किसी भी प्रश्न में cos का वर्ग अल्फा बराबर 1 होता है। कब, जब अल्फा कोई भी वास्तविक संख्या हो। हालांकि आपसे सिर्फ सम्मिश्र संख्याओं को छोड़कर बाकी पूरे गणित में वास्तविक संख्या ही मानो आप तो a डैश यहां पर, या a डैश a, ये हो गया 1, है ना, ये हो गया 0, ये भी 0 और ये 1। ये 0 क्यों भाई, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, बाकी बातें बराबर। तो भाई साहब ये आपके सामने सॉल्यूशन हो गया, इतना सा ही है।
इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, अगर आपको सुनना बात को, अगर मैं आपको यहां पर जैसे कि मैंने बताया कि ए बी डैश या ए बी का गुणा बी ए के गुणा के से बराबर अलग हो, मतलब अलग होता है, तो अगर यहां पर ए डैश ए है तो क्या आप इसको ए डैश के गुणा के बराबर निकाल सकते हो? मतलब ये गुणा कितना होगा? आपने ए डैश का मतलब ए के परिवर्त का ए में गुणा किया है। इस प्रश्न का मतलब है ए का ए के परिवर्त में गुणा, दोनों चीजें अलग अलग है। ठीक है, खैर ये आपको सिद्ध करना था, इसका तो मतलब सीधा सीधा ये है ए डैश ए बराबर आई होता है। आई मतलब तत्समक आव्यूह। डन है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। दूसरा सवाल भी सेम ही है, उसमें कुछ नहीं है, साइन अल्फा को कॉस अल्फा से बदल दिया और कुछ नहीं किया है। हर एंट्रीज में देखो, यहां कॉस अल्फा था तो यहां साइन कर दिया भाई लोगों ने, यहां साइन था तो यहां कॉस कर दिया, यहां साइन था तो यहां कॉस कर दिया, यहां कॉस था तो यहां साइन कर दिया। अलग ही इनकी दुनिया चल रही है। सवाल वही है कि ए डैश को आई के बराबर सिद्ध करना है। अब ये चीजें इस प्रश्न में भी कोई बहुत बड़ी या बहुत स्पेशल नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, यहां से यहां, यहां से यहां, मतलब साइन की जगह कॉस, कॉस की जगह साइन, पुराने वाले प्रश्न में या प्रश्न नंबर 1 में बदलना है। बाकी आई एन भी वही रहेगा जो यहां पर है। तो अगर हम दूसरा प्रश्न करने जाएं तो सेम प्रोसेस से मैं कॉस की जगह साइन कर दूंगा, यहां साइन की जगह कॉस, यहां साइन और यहां कॉस। ठीक है, तो क्या दूसरा प्रश्न अगर इसी को बना दे अपन, है ना, मतलब इसी में मैं दूसरा प्रश्न क्यों लिख रहा हूं, इसके पीछे कारण यह है कि आप एक ही प्रश्न की मदद से दो प्रश्न को समझ जाओ। यहां पर तो कॉस की जगह साइन अल्फा लिखा है प्रश्न में, देख लो, साइन अल्फा फिर कॉस अल्फा, तो यहां पर हो जाएगा कॉस अल्फा। फिर यहां पर कॉस अल्फा लिखा है और साइन अल्फा, तो यहां पर कॉस ऋणात्मक है, उसके बाद साइन है। तो अगर इसका परिवर्त, बाकी सारी चीजें भूल जाते हैं अपन थोड़ी देर के लिए, ये सब हमारे पास था, हमें पता है, हमारे सामने पूरा कैलकुलेशन था, हमने इस पूरे कैलकुलेशन को भूलने की इच्छा जताई और देखने की कोशिश की कि क्या आखिरी में हमारे पास ये आता है ना, अंतिम रिजल्ट तो यही आना चाहिए। चलिए फिर इसका परिवर्त निकालते हैं पहले वाले का। पहले वाले का परिवर्त तो साइन की जगह साइन अल्फा रहेगा। ये पंक्ति को स्तंभ बना दो, परिवर्त में क्या करो, पंक्ति को स्तंभ बना दो, स्तंभ को पंक्ति बना दो। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, इस प्रकार से ध्यान रहेगा। ओके, और उसके बाद ये दूसरी पंक्ति जो है वो दूसरा स्तंभ बन जाएगी, तो माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा आपके सामने आया। चलिए अब गुणा करते हैं, पहले ए का डैश तो साइन अल्फा यहां पर, फिर माइनस कॉस अल्फा बिना किसी समस्या के लिखा, फिर कॉस अल्फा लिखा, फिर साइन अल्फा लिखा। उसके बाद यहां पर साइन अल्फा, बात सही है। उसके बाद यहां पर कॉस अल्फा, बिल्कुल बात सही है। माइनस कॉस अल्फा, ये भी बात सही है। साइन अल्फा, ये भी बात सही है। ओके, अभी क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा, तो साइन का साइन में गुणा, कॉस का कॉस में गुणा, कॉस में दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, तो यहां पर फिर वही बनेगा साइन का वर्ग अल्फा प्लस कॉस का वर्ग अल्फा। दूसरे वाले में यहां कैलकुलेशन, तो साइन का कॉस में गुणा माइनस कॉस का साइन में गुणा, तो यहां पर साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। सेम चीज, ये कॉस अल्फा का इसमें गुणा करोगे पहले दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो यहां पर बनता है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और उसके बाद इसको इसमें गुणा कर दो, तो कॉस का कॉस में साइन का साइन में, तो कॉस का वर्ग अल्फा प्लस साइन का वर्ग अल्फा। बाकी ये दोनों कट गए, नेगेटिव नेगेटिव, ये दोनों मिला के एक हो गए सेम फॉर्मूले से। डन है। सो अगर आपको ये बात समझ में आ चुकी है तो अपन बढ़ते हैं आगे, है ना। इसी प्रश्न को एक नई तरीके से भी फ्रेम किया जा सकता है। अगर देखो यहां से ये जो कॉस अल्फा है इसको साइन अल्फा बना दो, साइन अल्फा को कॉस अल्फा बना दो, साइन अल्फा को माइनस को या कोसाइन अल्फा को कॉस बना दो, कॉस को साइन बना दो, तो यदि मान लो यदि कोई एक बीटा नाम की संख्या ली जाए, बीटा बराबर पाई बटा 2 माइनस अल्फा, तो यदि आप अल्फा की जगह या अल्फा की जगह कुछ ऐसा लिख दो या बीटा लिख दो, बेसिकली अल्फा बराबर पाई बटा 2 माइनस बीटा, मान लो ऐसा लिख दिया अपन ने,
तो अल्फा बराबर पाई बटा 2 माइनस बीटा, यहां लिखोगे अल्फा बराबर पाई बटा 2 माइनस बीटा, तो कॉस पाई बटा 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो ये कॉस बन जाएगा साइन, बात खत्म। अगर साइन अल्फा को कॉस अल्फा बनाना है तो साइन पाई बटा 2 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। तो बेसिकली ऑपरेशन जो है वो थोड़े से कोण के अंतर से किए जा सकते हैं, मतलब ये उन लोगों के लिए है जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के बारे में सोच सकते हैं, ऐसी चीजें आपसे कराई जा सकती है परीक्षा में। चलिए खैर कोई बात नहीं, अपन बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए एक सममित आव्यूह है। अब किसी भी आव्यूह को सममित एक तो देखना होता है, दूसरा सिद्ध करना होता है ना। आपको आपके जीवन में दो तरह की चीजें होती होगी, एक तो आप चीजों को देखते होंगे, दूसरा सिद्ध करते होंगे। हर आदमी अपने आप को आईने में इंटेलिजेंट देखता है, लेकिन उसको सिद्ध करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इन द सेम केस आप इस आव्यूह को सममित आव्यूह बोल सकते हैं। सममित आव्यूह बोलने का तरीका क्या है, सममित आव्यूह बोलने का तरीका यह कि पहले यहां एक लंबी लाइन खींच दो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। फिर हमने ये देखा कि यहां से जितना ये दूर है उतना ही ये दूर है और दोनों बराबर है। ये जो अवयव है वो a12 है और ये जो अवयव है वो a21 है, दोनों -1 के बराबर। 12 मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। उसी तरह a23 a31 के बराबर है। तो a23 बराबर या a23 नहीं a13 बराबर a31 5 के बराबर, और इन द सेम केस a23 a32 के बराबर। तो a23 बराबर a32, ये बात तो ठीक है, ये मतलब ये सॉल्यूशन हो सकता है। परंतु किसी भी आव्यूह को यदि सममित बताना है तो दूसरा एक और तरीका होता है। वो तरीका क्या है, तो सबसे पहले वाले प्रश्न को मैं हल करता हूं, ठीक है। तो पहले वाले प्रश्न को हल किया तो a जो है अपन उसका ट्रांसपोज या उसका डैश निकालने जा रहे हैं। मतलब बेसिकली हम आव्यूह a का ट्रांसपोज या परिवर्त निकालने जा रहे हैं, जिसको a के ऊपर t या a का डैश भी बोल सकते हैं। कैसे निकालते हैं परिवर्त यार, ये जो पंक्ति है इसको बना दो स्तंभ। तो 1 -1 5, 1 -1 5, इस पंक्ति को स्तंभ बना दो तो -1 2 और 1, इस पंक्ति को स्तंभ बना दो तो 5 1 और 3। राइट नाउ अब आप इसे गौर से देखिए। पहले प्रश्न में ये जो आव्यूह a है और वो जो a t निकला है या a का डैश निकला है या a ट्रांसपोज निकला है, क्या वो दोनों बराबर है? क्या a का ट्रांसपोज a के बराबर है? प्रश्न मेरा ये है कि क्या a का ट्रांसपोज a के बराबर है? बोलो यार, क्या a का ट्रांसपोज a के बराबर है? हाँ बराबर है। तो अगर a का ट्रांसपोज a के बराबर है, इसीलिए कहा जा सकता है कि a जो है एक सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह की क्या पहचान, ठीक है, कि उसका ट्रांसपोज उसके खुद के बराबर रहता है, सममित आव्यूह है। अब आपको पता नहीं चल रहा होगा कि आपने परिवर्तन निकाला कैसे, क्योंकि दोनों समान है। अब जब हम विषम सममित की तरफ जाते हैं तो विषम सममित में सबसे जरूरी बात यह देखनी होती है कि इसके जो विकर्ण के अवयव हैं ये सभी, क्या ये 0 है? अगर ये 0 है तो ही आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं बढ़ेंगे। अगर विकर्ण के अवयव 0 नहीं होते तो हम विषम सममित के बारे में बात करेंगे ही नहीं। तो सबसे जरूरी बात है, दूसरा प्रश्न बोला है कि दिखाइए कि a नाम का एक दूसरा आव्यूह है, यह विषम सममित आव्यूह है, स्क्यू सिमेट्रिक अंग्रेजी में बोला जाता है। तो अगर विषम सममित हो, विषम सममित की क्या पहचान, सीधा सीधी बात ऐसी है भाई साहब कि सबसे पहले यहां पर एक डंडा खींच दो। अब देखो गौर से, ये इधर है 1 है, ये -1 है, उसका ऋणात्मक। यहां ये -1 है तो ये 1 है, ये 1 है तो ये -1 है। मतलब अगर मैं a12 की बात करूं यहां पर तो वो -a21 है, जो कि देख लो ये 1 है, ये 1 है तो ये -1 है। ये a13 ये -a31 के बराबर है, और यहां पर a23 ये -a32 के बराबर है।
सो इस प्रकार ये जो अवयव है वह एक विषम सममित अवयव बन जाता है। तो अगर ये एक अवयव विषम सममित अवयव बन जाता है तो हमें इसको सिद्ध, देखो एक तो तरीका ये कि सिद्ध कर दिया अपन ने, बता दिया कि हर अवयव जो है वो ऐसा ऐसा है, परंतु आप इस अवयव में भी इसका ट्रांसपोज लेके देख सकते हैं कि चलिए इसका डैश निकाला जाए, ट्रांसपोज निकाला जाए। ट्रांसपोज निकालने का मतलब इस पंक्ति को ऐसे लिख दो तो 0 1 यहां और -1 यहां, इस पंक्ति को ऐसे लिख दो तो -1 0 और 1 यहां, इस पंक्ति को ऐसे लिख दो तो -1 0 और 1 यहां। देख लो ये पंक्ति 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0 1 -1 0 पंक्ति बन चुकी है स्तंभ। अब वैसे देखोगे तो ये स्तंभ पंक्ति बन गया है, 0 -1 1 0 -1 1। खैर अब हमें एक बात छोटी सी पता है कि यदि हर अवयव में या किसी भी अवयव में कोई संख्या k बाहर गुणा करते हो, जैसे मान लीजिए मैंने k नाम की एक संख्या किसी अवयव में गुणा की, तो इसका मतलब क्या है कि अवयव के सारे अवयवों में k का गुणा करना है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़ा ट्रिकी है, मतलब इसमें आप कंफ्यूज होगे जब सारणिक हम लोग पढ़ेंगे। सारणिक में ऐसा नहीं होता, सारणिक में अगर किसी भी एक पंक्ति में उसका गुणा कर दो तो ठीक है, किसी दूसरे में कर दोगे तो अलग बात है। तो बेसिकली यहां पर आपको क्या, आप यहां से -1 बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप यूं माने कि मैं दोनों साइड -1 का गुणा कर दूं तो भी चलेगा। आपने क्या किया, आपने इधर दोनों साइड -1 का गुणा किया तो इधर तो माइनस चिन्ह है, इस पूरे में -1 का गुणा होगा, तो अगर पूरे में -1 का गुणा होगा तो 0 में तो फर्क पड़ेगा नहीं, -1 की जगह +1 हो जाएगा और 1 की जगह -1 हो जाएगा, तो 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1, तो -1 0 1 1 -1 0। और ये अवयव वास्तव में उसी अवयव के बराबर है जो कि हमको प्रश्न में दिया था, देख लो। तो अगर हमने अवयव को देखा, अवयव ने हमें देखा, तो हमें पता चला कि -a' बराबर a के बराबर है ना। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a' बराबर -a, और जैसे ही मुझे पता चला कि a' बराबर -a है, मतलब अवयव का परिवर्त, अवयव का ट्रांसपोज उस अवयव के ऋणात्मक के बराबर है, तो मैं कह सकता हूं कि अवयव विषम सममित है। क्या है? विषम सममित। इस प्रकार प्रश्न नंबर 7 समाप्त होता हुआ। देख लो, अगर कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को लिख सकते हैं। डन है? चलो यार, अगर आपका डन है तो मेरा भी डन है। अपन बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 8। ओके, अवयव ए दैट इज 1 5 6 7 के लिए सत्यापित कीजिए कि a प्लस a' एक सममित अवयव है। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि a प्लस a' चाहे ये अवयव हो या कोई और अवयव हो, हमेशा सममित अवयव ही होगा। नोट कर लो इस बात को, a प्लस a' हमेशा सममित अवयव ही होगा। अब ऐसा अगर है तो हमें सत्यापित करना है। बेसिकली बोला भी है कि वो सही है, उसको फिर से आपको बताना कि हाँ ये सही है। सत्यापित करने का मतलब यही होता है। तो a तो हमारे सामने है, बिल्कुल हमारे सामने है ना। तो ए का डैश निकाला जाए। ए का डैश निकालोगे तो क्या मिलेगा? 1 5 ऐसे लिखा जाएगा, ये पंक्ति स्तंभ बन जाएगी और ये पंक्ति भी स्तंभ बन जाएगी। अब एक अवयव लेता हूं, माना एक अवयव है b, माना b नाम का एक अवयव है जो कि a प्लस a' के बराबर है। किसके बराबर है? a प्लस a' के। मतलब a अवयव को a' में जोड़ने पर b अवयव आता है। अपन ने इसको ऐसा मान लिया। तो b अवयव का मतलब क्या है? जो यहां पर लिखा था 1 5 6 7 प्लस 1 6 5 7। तो यार b अवयव तो इस प्रकार बनाना, b अवयव जो है वो बनता हुआ 1 1 और 1 मिलके हो गए 2, सॉरी
ये एक उस एक में जुड़ा तो 2, 5 और 6 11, 5 और 6 11, 7 और 7 14। अब इस b का हम ट्रांसपोज निकाल लें, मतलब b का डैश निकाल लें, है ना। अगर b का डैश निकाला जाए तो वो कितना आएगा, b का डैश बराबर, इसे लिख दिया यहां, इसे लिख दिया यहां, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा, दिखेगा ही नहीं कि कुछ चेंज हुआ है। ये पंक्ति को ऐसा लिख दो तो 2 11 2 11 ऐसा आ जाएगा, ये पंक्ति को ऐसा लिख दो यहां से तो 11 14, बात सेम ही है। अब अगर देखोगे तो b डैश तो b के बराबर है, यहां से तो यही पता चला ना कि b डैश किसके बराबर है, b के बराबर है। अगर b डैश, हम पहला वाला सॉल्व कर रहे हैं अभी ना, अगर b डैश b के बराबर है तो क्या मैं कह दूं b एक सममित आव्यूह है, बस, तो b एक सममित आव्यूह है। और b क्या था, b क्या था, b था a प्लस a डैश, एक सममित आव्यूह है। कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पर देख लो, मतलब बेसिकली ऐसे ही करना है यार, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है ना, इसे आप हमेशा मतलब ऐसा मान सकते हो कि ये एक पत्थर की लकीर है जो हमेशा सही है। a प्लस a डैश सममित होगा, a माइनस a डैश विषम सममित होगा। पहला तो अपन ने सत्यापित कर दिया, दूसरे की तरफ बढ़ेंगे तो दूसरे के लिए मैं इसे यहां से हटा देता हूं, आप चाहे तो नोट कर लीजिए भले से फटाफट। दूसरे के लिए a डैश तो आपके पास है, बिल्कुल है, तो बदले चीजें क्या जाएगी, बदलेगी सिर्फ b डैश किसके बराबर है वो बदलेगा। और यहां से आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज करना होगा और यहां पर a की जगह माइनस a करना होगा। सवाल में तो यही बोला ना, a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह है, तो a माइनस a डैश निकालने के लिए क्या है यार, एक में से एक गया तो 0, 7 में से 7 गया तो 0, यहां -1 और यहां 1, एक में से एक गया, 5 में से 6 गया तो -1, 6 में से 5 गया तो 1, 7 में 7 गया तो 0। अब इस केस में अगर आप देखो यहां से तो ये तो b है, इस b का डैश निकालोगे तो ये 0 1 ऐसा लिखा जाएगा, 0 -1 और ये 1 0। अब इस केस में आप देखो यहां से, अगर मैं आप इस पूरे में -1 का गुणा कर दोगे तो इधर तो -b और इधर 0 0 में तो असर होगा नहीं, 1 की जगह -1 हो जाएगा और -1 की जगह 1 हो जाएगा, तो 0 -1 और 1 0, ये b और b डैश आपके सामने, तो ये माइनस है वैसे ना, गौर से देखो b माइनस b डैश के बराबर है, तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं, चूंकि b डैश बराबर -b, इसीलिए b जो कि a माइनस a डैश के बराबर है एक विषम सममित आव्यूह है। क्लियर है? एक बात सममित विषम सममित में कान खोलकर सुन लो, लिख लो अपनी कॉपी में, दिमाग में जहां लिखना है कि जो आव्यूह सममित है वो विषम सममित नहीं होगा, जो विषम सममित है वो सममित नहीं होगा। अगर कोई आव्यूह सममित और विषम सममित दोनों होता है तो हम ऐसे आव्यूह को शून्य आव्यूह कह सकते हैं। और उसके बाद एक और बात, जो आव्यूह सममित या विषम सममित नहीं है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आव्यूह सममित हो या जो आव्यूह सममित ना हो वो विषम सममित हो, या जो विषम सममित ना हो वो सममित हो। कोई आव्यूह सममित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई आव्यूह विषम सममित हो भी सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये टोटली आव्यूह की एंट्रीज पर डिपेंड करता है। किस पर? एंट्रीज पर। चलिए बात यहां पर होती है समाप्त। प्रश्न नंबर 8 के साथ शुरू होता है प्रश्न नंबर 9। यदि a आपको ऐसे दिया है तो a प्लस a डैश बटा 2 तथा a माइनस a डैश बटा 2 ज्ञात कीजिए। सिंपल है ये तो यार, a प्लस a डैश, a आपको दिया हुआ है, अगर a मुझे दिया है तो मैं a डैश निकालूं, कैसे निकलेगा? ये वाली पंक्ति को ऐसे लिख दो, तो इसे मैं ऐसे लिखूंगा तो 0ab। अब ये वाली पंक्ति को ऐसे लिख दो -a0c, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दो। चलिए अगर यहीं पर a प्लस a डैश निकालना है ना,
मैं a प्लस a डैश नाम का एक अवयव निकालने जा रहा हूं। जोड़ के देखो क्या आएगा, है ना। जोड़ के देखो, ये a माइनस ए से जुड़ेगा, b माइनस बी से, माइनस ए से, 0 0 से, c माइनस सी से, ये सभी आपस में जुड़ के 0 0 हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि आपको शायद यहां कोई दिक्कत होगी। तो अगर मैं a प्लस ए डैश बटा 2 के बारे में बोलो, चाहे 2 से भाग दे दोगे तो क्या हो जाएगा, 0 को 2 से भाग देने से कुछ स्पेशल होगा क्या, नहीं होगा। तो मैं इसे ऐसा कह दूं कि ये a प्लस ए डैश जो है वो एक शून्य अवयव है। कौन सा अवयव, शून्य अवयव। शून्य अवयव किसको बोलते हैं, जिसके सारी एंट्री शून्य होती है। और कोटि कितनी, 3 कोटि 3 का, ये बताना पड़ेगा। इसमें 3 पंक्ति और ऐसे 3 स्तंभ है, एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, एक स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। डन है क्या। अब अगर यहीं पर मुझे a माइनस ए डैश निकालना पड़े, वो भी करना ही पड़ेगा। a माइनस ए डैश मतलब इसमें से इसे घटाइए, तो a माइनस ए डैश, 0 में से 0 घटाओगे तो कोई असर नहीं होगा। a में से माइनस ए गया तो 2a, b में से माइनस b गया तो 2b, a में से माइनस a में से a गया तो माइनस 2a, c में से माइनस c गया तो 2c, माइनस b में से 2b गया और माइनस c में से ये गया। तो यहां पर इस प्रकार से आपके सामने a माइनस ए डैश हुआ। अब 1/2 का आगे गुणा करना है। 1/2 का गुणा करने का मतलब क्या है, 1/2 का गुणा करने का मतलब है यहां 1/2 गुणा कर दो, और ये 1/2 जो बाहर है वो अंदर जाएगा और सबसे लड़ेगा। जितने भी अवयव है सबसे लड़ाई करेगा और आखिरी में ये बोलेगा कि मैं सभी से 2 घटा दूंगा। मतलब 1/2 को आप सारे अवयवों में गुणा करेंगे। तो यहां से ये मिल जाएगा a माइनस ए डैश बराबर 0 a b माइनस ए 0 c माइनस b माइनस c और 0। एट द एंड आप इसे कह सकते हैं कि ये तो a के बराबर ही है, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि ये तो a के बराबर है। तो बस 1/2 a माइनस ए डैश बराबर a। दोनों को आपने इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। डन है, फटाफट कैलकुलेट कर लो। तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर। आई होप देयर इज नो इशू। तो भाई साहब प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित अवयव को एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये आपको हम बता चुके हैं कि कैसे करना है, लेकिन मुझे फिर भी पता है कि आप लोग भूल जाते हो, क्योंकि क्या करें, टेंशन ही इतना है ना। तो एक अवयव होता है a, है ना। इस चीज को आप नोट करके लिख लो यार, आगे बहुत ज्यादा काम देगी ये चीजें। मतलब हालांकि इस पे भी प्रश्न एक बड़ा सा बन जाता है, छोटे छोटे प्रश्न तो बहुत सारे बन सकते हैं। अगर एक अवयव अपने पास है a वाला, है ना। अब a अवयव कैसा हो सकता है ये बात तो अलग है, पर अभी अपन एक बड़ा सा डिब्बा बनाते हैं। इस डिब्बे का मतलब है a नाम का एक अवयव अपन इस डिब्बे में लिखेंगे, और a का मतलब है कुछ ऐसा कि a नाम का अगर कोई अवयव है तो इसे 1/2 a प्लस ए डैश और प्लस 1/2 a माइनस ए डैश के रूप में लिख सकते हैं। अब ये a प्लस ए डैश और a माइनस ए डैश क्या है मैं बता देता हूं आपको। a डैश तो निकालना आता है ना। a डैश मतलब बेसिकली परिवर्त होता है ना, अवयव a का परिवर्त है, अवयव a का परिवर्त, a का परिवर्त। दूसरा a प्लस ए डैश के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो यह एक सममित अवयव होता है। अपन ने पुराने सवाल में बोल भी दिया कि इसको रट लो कि यह सममित अवयव होता है। तो यह एक सममित अवयव है। दूसरा अगर मैं a माइनस ए डैश के बारे में बात करूं तो यह विषम सममित अवयव है। तो किसी भी अवयव को आप सममित और विषम सममित अवयव के रूप में लिख सकते हैं अगर आपको उसका डैश परिवर्त ट्रांसपोज जो कहना चाहो वो कह दो, वो पता हो तो वो निकल जाता है, उसमें कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। तो चलिए फिर,
ओके हाँ, किसी भी आव्यूह में, ये एक वर्ग आव्यूह में ही संभव है, जो आव्यूह वर्ग आव्यूह नहीं होता उसमें जोड़ने में दिक्कत आ जाएगी। तो पहला वाला अगर आप इसे ए मानते हैं तो पहले सवाल का जवाब तो ऐसे हो जाएगा कि माना ये जो आव्यूह है ए वाला, माना ए बराबर 2, 5, 1 -1 है। हाँ जी, यहीं पर अगर मैं इसका डैश निकालने जाऊं तो डैश निकालने का मतलब क्या है, पंक्ति को स्तंभ बनाओ, स्तंभ को पंक्ति बनाओ, तो 2, 5, 1 -1। अब इस ए में ए डैश को जोड़ना, ए में ए डैश को जोड़ना, इन दोनों को जोड़ के देखना, तो 2, 5, 1 -1 प्लस 2, 1, 1 -1। अगर इन दोनों को जोड़ो तो 2 को 2 में जोड़ा तो 4, 5 को 1 में जोड़ा तो 6, तो भाई साहब ये तो 4 और ये 6। उसके बाद 1 को 5 में जोड़ा तो 6 और -1 को -1 में जोड़ा तो 2। ये तो a प्लस ए डैश है। दूसरा a माइनस ए डैश निकालने में क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए, हमें a माइनस ए डैश निकालना पड़ेगा। तो a माइनस ए डैश कैसे निकालेंगे, तो a माइनस ए डैश निकालने के लिए आपको इस a में से इसका परिवर्त घटाना होगा। दो में से 2 गए, 5 में से 1 गया तो 4, तो भाई साहब ये 0 और ये 4। 1 में से 5 गए तो -4, -1 में से -1 गया तो फिर 0। ओके, सो ऐसा कुछ तो क्लियर है। अब यहीं पर अगर मुझे पता है ये बात कि मैं a में 1/2 a प्लस ए डैश करता हूं प्लस 1/2 a माइनस ए डैश करता हूं, तो ये आव्यूह a जो है वो एक सममित और विषम सममित में बन जाता है। इसका 1/2 करना मतलब इन सभी को आधा आधा करके लिखना। तो क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि मैं इन सभी को आधा आधा करूंगा तो ये तो 2, 3 और ये 3 -1 सॉरी, और उसके बाद इसका आधा करोगे a माइनस ए डैश का तो 0, 2, -2 और यहां पर 0। ये a आव्यूह एक सममित और विषम सममित के रूप में बदल चुका है। इसको जोड़ के मत लिखना वरना फिर ये a के बराबर हो जाएगा। अगर इसे जोड़ोगे तो 2 और 0, 2, अच्छा 3 था क्या, ओ हमने फिर तो 3 लिखना चाहिए था। ठीक है, चलो फिर 3 वाली एंट्री कर लेते हैं। यहां 2 की जगह 3 था यार, मैंने गलत लिख लिया ना, आई एम सॉरी फॉर दैट। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे एक छोटा बच्चा समझ के माफ कर दोगे। ये 3 है, ये 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो 3 3 हो जाते हैं 6। और कोई समस्या तो नहीं थी, ठीक है। और यहां पर 3 3 हो जाएंगे 0 यार, ये तो सही था। तो यहां पर भी 3 हो जाएगा। ओके, तो देखो यार, यहां 3 और 0 3, 3 और 2 मिला के 5, 3 और -2 मिला के 1, -1 और 0 मिला के -1, मतलब इस आव्यूह को जोड़ के लिखोगे तो a बन जाएगा। लेकिन हमें इसे एक सममित और एक विषम सममित के रूप में लिखना था, जो कि आप लिख चुके हो। डन है, बस इतनी सी बात है। तो a आव्यूह को सममित और विषम सममित में लिख दिया। चलिए प्रश्न नंबर 1 समाप्त। अभी तो इसमें 4 पार्ट है बेसिकली। प्रश्न नंबर 10 के, प्रश्न नंबर 2 इसी 10वें का। आई होप ये सवाल हम यहां पर कर पाए। प्रश्न नंबर 2, a का डैश सीधा सीधा निकाले। a तो आपके सामने है ही यार, है ना। a का चलो a भी लिख लेते हैं क्योंकि जोड़ने उड़ने में रेफरेंस लेने में सही रहता है। a को मैंने यहां पर लिखा, क्या दिया है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। और अगर इसका डैश निकाला जाए तो a का डैश मतलब a का परिवर्त। इस पंक्ति को स्तंभ बना बना के लिखते जाओ। 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब यहीं पर आपको a प्लस ए डैश और a माइनस ए डैश निकालना है और उनको जोड़ के लिखना है, बस फाइनली यही है। तो a माइनस या a प्लस ए डैश दोनों के परिवर्त को, दोनों आव्यूह को जोड़ दो। 6 और 6 12, ये ओ वाह चलेगा, ठीक है। ये -4 और ये 4। मैंने एक चीज यहां गौर की है, शायद आपने गौर कर ली हो, मैंने ध्यान नहीं दिया था जब इसको लिख रहा हूं, अभी तब ध्यान में आया। मैं बताता हूं वो चीज क्या है, आपको समझ में आ जाएगा।
ये तो a प्लस ए डैश है, और a माइनस ए डैश निकालने जाएंगे। देखो 6 में से 6 गए, -2 में से -2 गए, 2 में से 2 गए, -2 में से -2 गए, 3 में से 3 गया, -1 में से -1 गया, 2 में से 2 गया, -1 में से -1, 3 में से 3। इसका मतलब यह है कि यहां पर ये पूरा का पूरा आव्यूह जो है वो शून्य आव्यूह है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस केस में अगर आप गौर करो तो a का परिवर्त a के बराबर ही है, a का ट्रांसपोज a के बराबर है, और अगर ऐसा है तो a माइनस ए डैश तो 0 आएगा। कुल मिला के बात ऐसी है कि ये जो आव्यूह है वो ऑलरेडी सममित दिया हुआ है। देख लो ये आव्यूह सममित ही है। मैंने सममित के लिए क्या बोला था कि ये लाइन को तो भूल जाओ, जो इसके इधर इतना दिया वही दोनों बराबर, यहां से ये और यहां से ये भी बराबर, यहां से ये और यहां से ये बराबर, मतलब सभी बराबर हैं, तो आव्यूह सममित है। अगर आव्यूह सममित है तो आप इसे सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हैं कि इस केस में a बराबर 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश के रूप में लिखना है। पर a प्लस ए डैश का आधा कितना हो जाएगा? वो तो वही a के बराबर ही हो जाएगा ना। इसका इन सभी का आधा करो, 12 का आधा 6, 2 माइनस के साथ 2, -2 3 -1, 2 -1, और यहां 3 नहीं होना चाहिए था, यहां 3 और 3 जुड़ के 6 होना चाहिए था। यहां पर 3 और 3, ये 3 लिखा है ना, 8 प्लस ए डैश, अपन 3 + 3 6 लिख रहे थे यार, हमने 6 लिखना था, यहां पर अपन ने 3 लिख दिया, कोई बात नहीं, होता है। और उसके बाद यहां पर 1/2 में 0 का गुणा करो या 0 में 1/2 का गुणा करो, ये हमेशा ही 0 होता है। सो इन दिस केस ये आव्यूह 2 प्रकार से लिखा जा चुका है। ये है a का परिवर्त, ये a सममित आव्यूह, और ये विषम सममित। अब चूंकि आव्यूह सममित है आप इसे हमेशा ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर मुझे पता चल जाता पहले ही कि ये आव्यूह सममित है तो मैं इतनी कैलकुलेशन ना करके सीधा सीधा इसको ऐसे लिख देता। तो ऐसा अगर पता चल जाए आपको पहले ही कि वो सममित है तो बहुत अच्छी बात है। अब जैसे मैं अब आगे बढ़ता हूं और बात करता हूं तीसरे प्रश्न की। तीसरे प्रश्न में, मतलब उसी 10वें का तीसरा है ना, यहां पर आपको पता चल चुका होगा कि आव्यूह जो है वो ना तो सममित है ना विषम सममित है, मतलब वही कैलकुलेशन से यार। तो a प्लस ए डैश निकाले, सबसे पहले a डैश निकाले, अगर ये a माना जाए तो इसी केस में मैं a डैश निकालने की कोशिश करता हूं। a डैश मतलब इस पंक्ति को ऐसा लिख दो, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2। अब उसके बाद यहां पर a प्लस ए डैश निकाला जाएगा। ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा ना लिखने में, करेक्ट है, फिर से लिखते हैं, प्रॉपरली अलाइन नहीं हुई चीजें। तो ये है -2 और ये -4, उसके बाद -2 -2 1 और वेट मैंने शायद कोई गलती की है, हाँ नहीं ठीक तो है, -2 1 होना चाहिए, सही है। और उसके बाद -4, यहाँ तो -5 होगा ना, 1 तो यहाँ होगा, करेक्ट है। और यहाँ पर -5 और ये 2, करेक्ट है क्या? ऐसा कुछ, उसके बाद ऐसा, हाँ ठीक है। अब यहीं पर अगर हम a प्लस ए डैश निकालें और a माइनस ए डैश निकालें तो कितना आएगा? एक आव्यूह को सममित और विषम सममित में ऐसे ही करना, a प्लस ए डैश 3 3 6, ठीक है। और यहां से 3 और -2 तो 1, -1 और -4 -5, 2 और -3 1, -2 और -2 -4, 1 और -5 -4, करेक्ट है। उसके बाद -4 और 1, -4 और 1 दोनों को जोड़ना है तो -5 और 1 -4 और ये 2 और 2 4। अब उसके बाद a माइनस ए डैश भी निकाल लो। तो a माइनस ए डैश कैसे निकलेगा? वैसे ही जैसे अभी तक निकालते आए, a में से a डैश को घटा दो, a डैश और a दोनों आपके सामने है। तो अगर a माइनस ए डैश करोगे ना तो ये अवयव तो तीनों 0 ही है, क्योंकि ये आव्यूह एक विषम सममित है, अपन रट चुके हैं। और विषम सममित का जो डायगोनल सारी एंट्रीज होती है, मतलब जो विकर्ण के अवयव होते हैं, वो 0 होते हैं। तो देख भी लो, 3 में से 3 जाएगा, -2 में से -2 और 2 में से 2 जाएगा। बाकी 3 में से -2 गए तो 5, -1 में से -4 गए तो 3, -2 में से -3 गए तो -5,
1 में से -5 गए तो 6, -4 में से -1 गया तो -3, और वेट, शायद कहीं कोई गड़बड़ है। हाँ ठीक है। -5 में से -1 गया तो 6, ये a प्लस a डैश। अब इस आव्यूह को सममित और विषम सममित के रूप में लिखने का तरीका a बराबर 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। ओके, सो बस यार लिखो यहां पर 6 1 -5 1 -4 -4 -5 -4 4 प्लस 1/2, यहां पर 0 5 3 -5 0 6 -3 -6 0। आप इसको इतना लिख के भी छोड़ सकते हैं, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। ये -1/2 को अंदर गुणा करो तो करो, वरना मत भी करो। डन। तो प्रश्न नंबर 3 भी यहां पर समाप्त होता हुआ 10वें का। अभी बात करते हैं चौथा पार्ट। ये भी सिंपल ही है, तो 2 वाला तो अपन कर ही चुके हैं पहले, है ना। तो यदि ये a है चौथे पार्ट में इसे माना गया है a बराबर 1 5 -1 2, तो a डैश बराबर 1 5 -1 2। अगर मैं a में a डैश जोड़ता हूं तो a प्लस a डैश बराबर 1 और 1 2, 5 और -1 4, -1 और 5 फिर से 4, और ये फिर से 4। वाओ। a माइनस a डैश, तो a माइनस a डैश भी निकाल लो। a माइनस a डैश मतलब इसमें से ये गया तो 0, इसमें से ये गया तो 0, 5 में से -1 गया तो 6, -1 में से -5 गया तो -6। क्लियर है। अगर इतनी बात है तो a प्लस a डैश कर लेते हैं। a प्लस a डैश बटा 2 प्लस 1/2 a माइनस a डैश आपके सामने यहां पर आव्यूह a के बराबर है। अगर ये आव्यूह a के बराबर है तो इन सभी का आधा करना। 1/2 का मतलब क्या है? सारे अवयवों का आधा करना, प्लस इन सभी का आधा करना, तो 0 3 -3 और 0। इस प्रकार से ये चीज आपके सामने समाप्त हो जाती है। ये आव्यूह को आप एक सममित और विषम सममित में तोड़ चुके हो। प्रश्नावली 3.3 चल रही है और उम्मीद है आप सभी लोग जागकर पढ़ाई कर रहे होंगे। प्रश्न नंबर 11 में सही उत्तर चुनिए। यदि a तथा b समान कोटि के सममित आव्यूह है तो ab माइनस ba क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है। सवाल ऐसा है कि आपके सामने एक आव्यूह है, a और b सममित आव्यूह है। अब आपको आपके सामने 4 विकल्प दिए हैं। बताना है कि एक नया आव्यूह है, a का b से गुणा किया और b का a से गुणा किया, दोनों को घटाया, दोनों बराबर नहीं होते, इसलिए ये शून्य तो होगा नहीं। प्रश्न में बोला है कि a तथा b दोनों सममित है। ठीक है, ए बी जो है वो दोनों सममित है। तो क्या आप लिख सकते हैं पहली इंफॉर्मेशन कि a का परिवर्त a के बराबर एवं उसी केस में b का परिवर्त b के बराबर। तो अगर a का परिवर्त a के बराबर, b का परिवर्त b के बराबर, मान लीजिए एक आव्यूह है c ab माइनस ba, है ना। हम इस c का परिवर्त निकाल लें। अगर मैं c का परिवर्त निकालता हूं तो यह होगा ab माइनस ba का परिवर्त। और आपने छोटा सा एक फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि a प्लस b का परिवर्त, मैं प्लस वाले की बात कर रहा हूं, तो आप सीधा सीधा इसे a परिवर्त प्लस b परिवर्त लिख सकते हो। सो बेसिकली यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ये ab का परिवर्त है माइनस ये ba का परिवर्त है। और हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला क्या था? गौर कीजिएगा। ए बी का परिवर्त मतलब a गुणा b का परिवर्त, पहले b का परिवर्त फिर a का परिवर्त। तो ये जो ए बी का परिवर्त लिखा है, क्या उसे लिख सकते हैं c डैश बराबर b परिवर्त a परिवर्त माइनस बाद वाला पहले लिखो, बात वही है ना। ए बी के परिवर्त में जो पहले है वो बाद में आएगा।
अब यार सवाल में ए का परिवर्त तो ए और बी का परिवर्त बी के बराबर, तो क्या ये सी का परिवर्त बी ए माइनस ए बी होगा? और अगर ये बी ए माइनस ए बी होगा तो मैंने सी का डैश निकाला, ऐसा आया, क्या मैं यहां से माइनस का चिन्ह निकाल लूं? बिल्कुल निकाल लूं। अगर मैं यहां से माइनस बाहर निकालता हूं तो ये माइनस ए बी तो प्लस हो जाएगा, बात सही है। और जो प्लस ए बी या बी ए है वो माइनस बी ए हो जाएगा, और ए बी माइनस बी ए को तो हमने सी माना था। सो बेसिकली क्या मैं कह सकता हूं कि सी का परिवर्त माइनस सी के बराबर है, और यदि किसी आव्यूह का परिवर्त उसके ऋणात्मक के बराबर हो तो यह आव्यूह विषम सममित होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। क्या होता है? विषम सममित। तो ऑप्शन नंबर ए है ना। अगर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो ये मान लेंगे कि सर ए बी में से बी ए को घटाओ तो ये तो 0 आ जाएगा, इसलिए ये शून्य आव्यूह है। तो भाई साहब ये नहीं होता, ऐसा लिख लेना इस बात को, ऐसा नहीं होता। घटाने पर ये 0 नहीं होता। जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए दोनों का गुणा बराबर हो, विषम सममित होगा। ये बात ठीक है, मैं मान लेता हूं आप लोगों की। चलिए आप भी मेरी थोड़ी सी बात मानो। ओके, यदि a cos अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस या साइन अल्फा cos अल्फा तथा a प्लस a डैश बराबर i मतलब यहां पर देखो दो आव्यूह का गुणा या दो आव्यूह का जोड़, दो आव्यूह का घटाव एक आव्यूह होगा, सबसे जरूरी बात तो यह है। और एक आव्यूह संख्या के बराबर नहीं होता, वो आव्यूह के बराबर होता है। तो यहां पर ये i संख्या नहीं है, ये आव्यूह है। और ये कौन सा आव्यूह है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, ये तत्समक आव्यूह है। अब ये बताने की आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि ये इस टॉपिक का मतलब इस प्रश्नावली पे अपन बहुत सारे सवाल कर चुके हैं, शायद ये आखिरी प्रश्न होगा। तो ये एक तत्समक आव्यूह है। अब अगर ये एक तत्समक आव्यूह है तो सबसे पहले a का डैश निकालो, वो तत्समक आव्यूह को निकालेंगे अपन। cos अल्फा साइन अल्फा तो इसे लिख सकते हैं cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है। साइन अल्फा को यहां लिख दो और साथ में cos अल्फा। अब यदि मैं a प्लस a डैश निकालता हूं, cos अल्फा में cos अल्फा जुड़े तो 2 cos अल्फा, माइनस साइन अल्फा में साइन अल्फा जुड़ा तो 0, साइन अल्फा में माइनस साइन अल्फा जुड़ा तो 0, cos अल्फा में cos अल्फा जुड़ा तो फिर 2 cos अल्फा। और प्रश्न में आपको दिया है कि यह i के बराबर है। अब तत्समक आव्यूह दो कोटि का कैसे होगा? 1 0 0 1। तो भाई साहब बात ऐसी है कि यह चीज 1 0 और 0 1 के बराबर होनी चाहिए। अब 1 0 और 0 1 के बराबर होनी चाहिए, मतलब ये 2 cos अल्फा 1 के बराबर होना चाहिए, 0 तो 0 के बराबर है, ये 2 cos अल्फा 1 के बराबर होना चाहिए, मतलब 2 cos अल्फा बराबर 1 होना चाहिए, cos अल्फा बराबर 1/2 होना चाहिए। तो अल्फा का मान cos किस कोण पर 1/2 होता है? तो आपको पता होगा कि मैं कोण का मान जब 60 डिग्री रखता था तो वो 1/2 होता था। लेकिन अब मैं कक्षा 11वीं पास करके 12वीं में आया हूं तो मान तो 60 डिग्री पर होगा, पर 60 डिग्री को 11वीं कक्षा में π/3 लिखा करते थे। तो आंसर यहां पर π/3 होगा, विच इज इन ऑप्शन नंबर 2। डन। चलो यार, तो प्रश्न नंबर 12 भी समाप्त होता हुआ। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिख देना। 12वें प्रश्न के साथ ही प्रश्नावली समाप्त होती हुई। अगर आपको अभी भी इसमें कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी समस्या लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं जो कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी है, मतलब हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए बनाया गया चैनल, तो यहां पर आपको इस वीडियो को देखने का एक शॉर्ट तरीका भी है। आप गूगल पर लिखिए www.magnetbrains.com और वहां पर जाते ही आप 12वीं कक्षा का चयन करेंगे, जैसे मतलब CBSE 7वीं से 12वीं का चयन करेंगे। और जैसे आप CBSE 12वीं का चयन करेंगे आप यहां पर गणित विषय को देखेंगे। जैसे आप गणित विषय को देखेंगे, गणित विषय में बहुत सारे चैप्टर्स खुले रहेंगे। जिस चैप्टर पे क्लिक करोगे उस चैप्टर के सारे वीडियोस जो है मतलब वो आपके सामने आ जाएंगे कि सर ने पहले ये पढ़ाया, फिर ये पढ़ाया, फिर ये पढ़ाया, फिर ये पढ़ाया। मान लीजिए आपको पढ़ना है आव्यूह, तो आव्यूह का अपन ने आव्यूह पे टिक किया, उस पे लिखा आव्यूह का परिवर्त, टिक कर दिया, वीडियो ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाएगा। इतनी सिंपल प्रोसेस है। बाकी आपको पता है कि 7वीं से 12वीं तक आपका जो बोर्ड है उस बोर्ड की पढ़ाई मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल पर, जो कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है,
पूरी पढ़ाई पूरी तरह से फ्री हो रही है। इसके लिए किसी भी स्टूडेंट को कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या करना है, बस इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो और चैनल को अपने दोस्तों के साथ जितना शेयर कर सकते हो उतना करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।